सो हेलो बच्चा, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा ये अपना मैकेनिक्स का पार्ट 3 है, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 भी है, और उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये प्लेलिस्ट जो है ना, इसका लिंक भी आपको नीचे है। ये इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। इसमें कोई कमी होनी नहीं चाहिए। आपको इन सवालों को एक बार खुद से ट्राई करना चाहिए। इतना करते हो तो भैया एक्सीलेंट है। नहीं भी कुछ कर पाते हो तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आपका जो भी रिपोर्ट होगा उसको आप नीचे अच्छे से कमेंट करेंगे कि आपसे कितना बना और आपकी लर्निंग क्या क्या रही है किस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सेंटर ऑफ मास हो गया है, आपका लॉज ऑफ मोशन हो गया है, रोटेशन हो गया है, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया है, सभी का इस्तेमाल होने वाला है। तो एक बार चाहो तो आप उनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सबसे पहला सवाल है, राइट। इस प्रकार के सवाल आपको एनटीए जेई में बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि सवाल डुएबल है लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा लंबा होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। A block of mass m1 100 ग्राम रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। मैकेनिक्स का सवाल है, बिना डायग्राम बनाए आपका काम नहीं बनेगा। आपके पास यहां पर एक ब्लॉक है जिसका वजन है हमको 100 ग्राम्स। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज 0.05। तो भैया म्यू की वैल्यू अपने को 0.05 है। व्हेन हिट बाय अनदर मास ऑफ सेम मूविंग विद स्पीड v दैट गेट्स एम्बेडेड इन इट। तो भैया यहां से आपको एक और मास आ रहा था, वो भी 100 ग्राम्स का था, और इसकी जो वेलोसिटी थी वो v थी। दोनों टकराते हैं, आपस में चिपक गए, आप तो ऐसा समझ लो। ठीक है, तो भैया जब कोलिजन हुआ है उसके जस्ट बाद जो कॉमन वेलोसिटी होगी, अब ये आपको 200 ग्राम का एक मास हो गया है, और कोलिजन होने के बाद जो इनकी अब कॉमन वेलोसिटी होगी डायरेक्टली दिख रहा है। आप लगाओगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो शुरुआत में सिर्फ इसके पास मोमेंटम था, यानी 100 ग्राम इंटू वेलोसिटी, और बाद में आपके पास 200 ग्राम इंटू कुछ नया वेलोसिटी। तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये हमको हो जाएगा v/2, यानी टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी आपको हो जाती है v/2। ये आप डायरेक्टली भी देखकर लिख सकते थे। अच्छा, अब इस वेलोसिटी को अटेन करने के बाद ये आगे मूव कर रहा है, लेकिन भैया फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन भी है। तो भाई साहब हमको सवाल में कहता है कि ये ब्लॉक आपको फर्दर मूव किया है 4 मीटर, और 4 मीटर मूव करने के बाद ये ब्लॉक आपको रेस्ट पर आ गया है। ठीक, इफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट वेयर टू अक्वायर अ स्पीड ऑफ v/2 आफ्टर बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h एंड नेग्लेक्ट एनी एनर्जी लॉसेस, टेक g एज दिस मच, फाइंड द वैल्यू ऑफ h इज क्लोज टू हाउ मच। सबसे पहले इसका मतलब आपको सवाल में ना ये v कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप पता कर पाएंगे कि भैया अगर एक सेपरेट सवाल में एक पार्टिकल को छोड़ा गया है h हाइट से, वो फ्री फॉल कर रहा है और वो v/2 स्पीड अटेन करता है, तो h की वैल्यू क्या होनी चाहिए। और ये निकालना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब ये ब्लॉक आपको यहां से यहां जा रहा है, इसके ऊपर आपको फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन का मतलब है कि भैया इसकी वेलोसिटी आगे है, लेकिन इसके ऊपर आपको एक रिटार्डेशन है, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, क्या तो आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से कर लो, या फिर आप यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, बात एक ही है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप ये निकाल लो व्हाट इज द रिटार्डेशन। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो रिटार्डेशन आपको हो जाएगा फ्रिक्शन अपॉन मास। फ्रिक्शन हमको लग रहा है म्यू mg, और मास मेरा m है, यानी कि फ्रिक्शन इज म्यू g। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v/2 है, यानी उसका स्क्वायर कर दोगे तो v²/4 माइनस 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट। माइनस क्यों किया है, क्योंकि आपका ये रिटार्डेशन है, ये आपको हो जाएगा म्यू जी, और ये हमको सर दिया हुआ है 4। तो अगर हम केयरफुली देखें ना यहाँ पे, तो भैया आपका जो v² है, या फिर आपका जो v²/4 है ना, वो है अपने को 8 म्यू जी, यानी कि भाई साहब v/2 इज नथिंग बट √8 म्यू जी। अब हमसे यही कह रहा है कि आपने एक पार्टिकल को रिलीज किया है, और वो आपको है ना h हाइट फॉल कर रहा है, और h हाइट फॉल करने के बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी हो जाती है v/2, यानी कि √8 म्यू जी। तो ये हाइट आपको कितना है, यहां पे लगाओ अब अपना इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको साफ साफ पता है कि भैया ये जो हमारा h होता है ना, दिस h इज नथिंग बट योर, जो भी ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी स्क्वायर/2g। क्या करोगे, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड 0 थी, तो भैया v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh, यही लगाओगे ना। तो यहां से आपको क्या समझ में आता है, आपको ये समझ में आता है कि h इज इक्वल टू जो भी आपका ये फाइनल स्पीड है, इसको हमने बोल दिया v फाइनल, तो भैया v फाइनल का स्क्वायर बाई 2g। तो अगर ध्यान से देखें तो यही है, इसका स्क्वायर कर दो
8 म्यू जी डिवाइडेड बाई योर 2g, तो यहां से आपका g से g मरा और ये हमको हो जाएगा 4। तो सर ये कितना निकल के आ रहा है 4 इंटू म्यू, और म्यू की वैल्यू हमको दे रखा है 0.05 यानी कि 0.2 मीटर्स, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर एकदम, कोई इसमें दिक्कत कष्ट नहीं होना चाहिए था। अच्छा हो गया था तो नीचे से जरूर आप बताइएगा, ठीक है। चलिए ये आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। देखने में डरावना लगता है लेकिन एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं जो कि आपको डुएबल होते हैं, पेशेंटली पढ़ना पड़ता है। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, ठीक है, कंजूसी मत क्या करो। अ पार्टिकल ऑफ मास m enters a region horizontally at time t equals to 0 with speed v naught midway between two plates that are separated by a distance h as shown in the figure. The particle is acted on by both gravity and by time varying force that points upward having magnitude bt square. इंटरेस्टिंग है सिर्फ लैंग्वेज में डराने के लिए। सॉल्विंग में आप खुद देखेंगे कि भैया ये तो 3 लाइन का था। आपके पास एक पार्टिकल है एंड इसके ऊपर क्या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रहा है और एक फोर्स लग रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है। ये फोर्स जो है ना वो आपको टाइम का फंक्शन है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे mg लग रहा होगा। अच्छा, लेकिन तुम इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिए हो विच इज नथिंग बट योर v नॉट, और हमको कहता है कि ये प्लेट का मिड है यानी ये h/2 है, तो सर हमको ये भी h/2 है। हालांकि इस इंफॉर्मेशन का कोई लेना देना है ही नहीं सवाल के सॉल्विंग में। अच्छा, पॉइंट्स अपवर्ड, बी इज पॉजिटिव constant that is sufficiently large such that particle hits the top plates without ever touching the bottom plate. How long does it take for the particle to reach its lowest point? अब तुम अगर ध्यान से देखो ना तो समय 0 पर ये वाला फोर्स 0 है यानी सिर्फ mg एक्ट कर रहा है, यानी वो पहले है ना नीचे गिरना शुरू करेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना ये वैल्यू आपको बढ़ेगी और mg से भी बड़ी होती जाएगी, यानी नेट फोर्स अपवर्ड लगना शुरू हो जाएगा, विच मींस ये आपको अभी तो नीचे जा रहा है लेकिन कुछ देर बाद ये आपको ऊपर उठेगा और इस प्लेट से अपर प्लेट से टकराएगा। तो सर वो कितना लोवेस्ट नीचे गया है, यही पूछा है ना, हाउ लॉन्ग, उसको यहां से इस लोएस्ट नीचे जाने में जो t1 टाइम लगा है हमसे पूछ रहा है। सर नीचे जाने का क्या मतलब है, अगर हम अपने पॉजिटिव x को ऐसे डिफाइन कर दे और पॉजिटिव y को हम नीचे ही डिफाइन कर देते हैं, सो बेसिकली y एक्सिस में वो जो लोएस्ट गया था कितना टाइम लगा। अच्छा, शुरुआत में इसके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड है v नॉट और वर्टिकल स्पीड है 0, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है तो uy 0 है। अच्छा, तुम ये बताओ कि जब ये ऐसे गिरते वापस उठ गया है, सर ये इस पॉइंट पे इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड तो कभी चेंज नहीं होगी बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड तो वही है, लेकिन इस पॉइंट पे क्योंकि अब ये वापस से ऊपर उठना शुरू किया यानी कि इस पॉइंट पे इसकी वर्टिकल स्पीड 0 हो गई होगी। समझ रहे हो, ये नीचे जा रहा है, पहले mg बढ़ा था तो इसकी वर्टिकल स्पीड बढ़ी होगी, लेकिन जैसे जैसे ये आपको बढ़ना शुरू किया है इसका वर्टिकल स्पीड घटेगा और यहां पे इसका वर्टिकल स्पीड 0 हो गया होगा और फिर यहां से अब ये ऊपर उठना शुरू करेगा। तो हमको सर ये भी पता चल गया है कि अगर ये मेरा समय 0 है, ये मेरा टाइम t है, तो इस टाइम पे हमारा दोबारा से वर्टिकल स्पीड 0 हो गया था। जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं टाइम t इक्वल्स टू t, मेरा दोबारा से वर्टिकल स्पीड 0 हो गया था। अच्छा, इस पार्टिकल पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू, हमने डाउनवर्ड को लिया ना पॉजिटिव, तो लिख लो mg माइनस बीटी स्क्वायर। इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है दैट इज mg माइनस बीटी स्क्वायर। और सर फोर्स होता है हमको मास इनटू एक्सेलरेशन, बिल्कुल साहब, यानी कि हम मास को इधर ले जाओ और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते थे dvy/dt। भैया फोर्स का इक्वेशन ही तुम y एक्सिस में लिख रहे हो तो एक्सेलरेशन भी आपका y एक्सिस का है और ये जो डिफरेंशिएशन होगा वो भी y एक्सिस का वेलोसिटी होगा, तो ये हमको हो जाएगा g माइनस बीटी स्क्वायर बाई एम। अच्छा, यानी कि dvy इज इक्वल टू g माइनस बीटी स्क्वायर बाई एम टाइम्स योर dt। नाउ यू सिंपली नीड टू इंटीग्रेटेड। समय 0 पे मेरा वर्टिकल वेलोसिटी y का 0 है और जिस टाइम की बात की जा रही है तब भी स्पीड 0 है, तो सर ये वाला टर्म मेरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आप इसको मारोगे इंटीग्रेट, ये आपको हो जाएगा gt माइनस
दिस इज योर BT क्यूब डिवाइडेड बाई योर 3m। आप यहां से t कॉमन ले लोगे, दिस इज योर g माइनस BT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3m इक्वल्स टू 0। तो यहां से एक t की वैल्यू 0 आ रही है और एक t की वैल्यू आएगी आपको, टाइम आपको हमेशा पॉजिटिव ही होएगा, तो ये आपको निकल के आएगा √3mg डिवाइडेड बाई b। तो क्या आपको यहां से समझ में आ रहा है कि यही वाला ऑप्शन हमको चुनना पड़ेगा? समय शून्य को कैसे चुन सकते हैं भैया? कुछ देर बाद ही तो ये आपको कारनामा हुआ है। देखे तो ये तो समझाने में इतना समय गया है, हालांकि इसका सॉल्विंग बस इतना ही है। अब ये जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक बड़ा ही स्टैंडर्ड सा वैरायटी है और आप सभी को ये आना ही चाहिए। आपके पास एक पार्टिकल है, उसका इनिशियल वेलोसिटी है 0.5 √gr और ऐसे जा रहा है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, और ये एक वर्टिकल आउटर स्फेरिकल सरफेस पे गिरता है, किसी एंगल थीटा पे यहां पे वो कांटेक्ट लूज कर देता है, तो हमसे ये एंगल थीटा पूछा जा रहा है। अच्छा, तो सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि भैया यहां तक आते आते है ना, इसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ गई होगी, कुछ v1 हो गई होगी। क्यों बढ़ी है? क्योंकि इसका हाइट लॉस हुआ है, सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये वाला जो इसका हाइट है ना, ये r है, ये थीटा है, तो ये जनाब हो जाएगा r cos थीटा, यानी जो हाइट में लॉस हुआ है दैट इज योर r माइनस r cos थीटा। यहां तक मानते हो? तो भाई साहब ये v1 कैलकुलेट कर सकते थे। व्हाट इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस योर इनिशियल, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये क्या 0.5 है ना, यानी 1/2, उसका स्क्वायर किया तो 1/4 gr इज इक्वल टू mgh, और क्या है हाइट लॉस? इतना है। दिस इज योर r माइनस r cos थीटा। सर हमको ये v1 एक और तरीके से लिखना आना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको सरफेस नॉर्मल लगा रहा होगा और इधर हमको हो जाएगा mg cos थीटा, राइट? यहां पर mg होगा और उसका ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। अच्छा, तो आप क्या लिखते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्सेस mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। लेकिन इसी इंस्टेंट पर नॉर्मल 0 हुआ है, सो फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस वी कैन राइट फोर्स इक्वेशन एज mg cos थीटा इज इक्वल टू योर mv1 स्क्वायर बाई r। m से m आपका मर गया है, यानी कि आप v1 स्क्वायर को rg cos थीटा से रिप्लेस कर सकते थे। अब देखो m ये मर गया है, दिस इज योर हाफ। v1 स्क्वायर को हम लिख सकते थे यहां पे rg cos थीटा, दिस इज योर 1/8 gr इज इक्वल टू, दिस इज योर gr माइनस gr cos थीटा। तो भैया दोनों तरफ से आपका rg वाला टर्म तो मरेगा, ये आपको बेसिकली 1 हो गया है, तो ये इधर आएगा तो ये आपको हो जाएगा 3/2 cos थीटा, और ये इधर जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 9/8। ये इसको मारेगा तो 4 और ये इसको मारेगा तो 3, यानी थीटा आपको दिख रहा है cos इनवर्स 3/4। ये सवाल होना ही चाहिए था, जरूर से बताना कमेंट में कि भैया ये तो नहीं गलती कर दिए। अब देखिए सेंटर ऑफ मास का सवाल है, सवाल को ध्यान से पढ़ो फिर ट्राई करो। आपको बोला गया कि आपके पास एक हॉलो कोन है। सवाल के शब्दों को देखना, कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन साफ अक्षरों में आपसे क्या बोला गया है? आपके पास ये आइसक्रीम वाला कोन है, तो उसको आप हॉलो कोन की तरह ट्रीट करेंगे। और उसके अच्छा, इस हॉलो कोन का जो मास है वो 3m है, और इसके अंदर तुमने आइसक्रीम भर दिया, ये जो व्हाइट वाला है ना शेडेड पोर्शन, ये आइसक्रीम भर दिया, तो ये आइसक्रीम क्या हो गया? सॉलिड कोन। और इसका मास 4m है। क्यों? क्योंकि सवाल में कहता है कि पूरे इस आइसक्रीम सेटअप का टोटल मास 7m है। भैया जब कोन का मास 3m है तो अंदर का जो मसाला है उसका मास 4m हो जाएगा टोटल। अच्छा, इसका हाइट आपको क्या दिया हुआ है? h ही दिया हुआ होगा। हमसे पूछता है पूरे सेटअप का सेंटर ऑफ मास कहां है विथ रेस्पेक्ट टू दिस वर्टेक्स। ठीक है, आपको हॉलो कोन का फॉर्मूला याद है? भैया जब फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो सवाल को आगे कैसे बढ़ाओगे? हॉलो कोन का बेस से सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे होता है? h/3, और सॉलिड में h/4। अच्छा, तो हम क्या कह रहे हैं, सुनना मेरी बात को, हम कह रहे हैं कि आप ऐसे एक्सिस डिफाइन कर लो, इसको बोल दो 0,0। तो ये जो हॉलो कोन है 3m वाला, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा, तो इस पूरे हॉलो कोन को हम लोग यहां पर सिचुएटेड मान सकते हैं। 3m मास है और इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी योर 0, हाउ मच? h/3। अच्छा,
और इस पूरे सॉलिड कोन को हम लोग यहां पर सिचुएटेड मान सकते हैं 4m मास, जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,h/4। सर यही तो चाहिए होता है। अब लगाओ y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। सो 3m मास मल्टीप्लाइड बाई h/3, 4m मास मल्टीप्लाइड बाई h/4 डिवाइडेड बाई टोटल मास विच इज योर 7m। तो भैया 3 ने 3 को मार दिया, 4 ने 4 को मार दिया, m ने m को m से मार दिया। यहां पर तुम्हारे पास क्या आ रहा है 2h/7। ये हाइट आया है आपको बेस से, तो वर्टेक्स से कितना हो जाएगा, वर्टेक्स से आपको नहीं हो जाएगा h माइनस 2h/7 विच इज योर 5h/7। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए आना चाहिए। अब देखिए ये सवाल अगर तुमने अपने से स्वयं से किया है तो आप नीचे स्पेसिफिकली कमेंट में मेंशन करना, ठीक है। ये सवाल और अभी आने वाले सारे सवाल। टाइम टेकन फॉर अ डिस्क, और इस टाइप का क्या तो सेम क्वेश्चन या फिर सिमिलर क्वेश्चन एक मॉप वाला आया हुआ है पहले, जेईई मेंस की बात कर रहे हैं हम, एडवांस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। पहले इस टाइप का सवाल आ चुका है। टाइम टेकन फॉर अ डिस्क ऑफ रेडियस r टू रिड्यूस इट्स एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम ω0 टू ω0/3 व्हेन प्लेस्ड ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज हाउ मच। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके पास एक डिस्क है और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे घूम रहा है, ठीक है। ऐसे सपोज कीजिए वो ऐसे घूम रहा है ω0 से, तो ये कांस्टेंट ω0 से नहीं घूम पाएगा। क्यों? क्योंकि जो जमीन है ना, जो जमीन है इसके ऊपर काउंटर डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा, राइट, क्योंकि डिस्क आपको स्लिप कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोर। तो फ्रिक्शन लगाएगा तो फ्रिक्शन का टॉर्क होगा, टॉर्क के वजह से आपको एक अल्फा आएगा जो कि इसी डायरेक्शन में होगा, और वो अल्फा इस ओमेगा को डिक्रीज करने का कोशिश करेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि फ्रिक्शन आप यहां पे इतनी आसानी से कैलकुलेट कर नहीं सकते। फ्रिक्शन का टॉर्क आप यहां पे आसानी से कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर तुमने एक एलिमेंटल रिंग लिया है तो इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन का दूरी सेंटर से r है। कोई और रिंग लोगे उसका दूरी अलग है, तो फ्रिक्शन भी अलग अलग होगा, आर भी अलग अलग है। तो आपको समझ में आ रहा है कि सवाल हो गया है थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन का। टॉप व्यू बना लो, हमने टॉप से देखा ऐसे। अब क्या करोगे, आर पे जाके डी आर थिकनेस का एक पतला सा एलिमेंटल रिंग लो और सिर्फ इस पे पता करो कि क्या हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है एकदम। तो हमने बोला कि भाई साहब आर पे जाके डी आर थिकनेस का हमने ये एलिमेंट लिया है, ठीक है। और ये आप ऊपर से देख रहे हो टॉप से, पूरे इस डिस्क का मास m ले लिया, इसका रेडियस r पकड़ लिया हमने। सपोज कीजिए कि ये आपको ऐसे घूम रहा है, सपोज कीजिए ये आपको ऐसे घूम रहा है। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो ऐसे लगेगा, छोटा सा फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि हमने एक एलिमेंट लिया यहां पे। इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा आपको इस सेंस में। अच्छा, फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन आपको हो जाएगा म्यू इंटू सिर्फ इस एलिमेंटल रिंग पे जो नॉर्मल होगा वही लिखना है अपने को, म्यू इंटू नॉर्मल। और नॉर्मल आपको कितना हो जाएगा, छोटा सा नॉर्मल dn। व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल आपको हो जाएगा उस एलिमेंटल रिंग का मास इंटू ग्रेविटी। अच्छा, व्हाट इज मास, मास आपको हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई उस एलिमेंटल रिंग का एरिया। तो भैया यहां से पाई से पाई आपको मर गया, और ये हमको हो गया है म्यू एम जी, एक 2 भी आ रहा है डिवाइडेड बाई एक r² भी आ रहा है r dr। अब इस छोटे से फोर्स के कारण आपको एक टॉर्क लगेगा, तो छोटा सा जो टॉर्क होगा दैट इज इक्वल टू योर r इंटू योर df। तो भैया इसी में बस एक r मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई r², ये r² dr। तो टोटल टॉर्क चाहिए हमको, तो भैया 0 से लेके कैपिटल R तक के लिए। तो क्या ये हमको दिख रहा है 2 म्यू एम जी, और ये हो जाएगा r³/3, यानी एक r बचेगा, नीचे में 3 होगा। नाउ दिस टॉर्क इज नथिंग बट I इंटू अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा डिस्क का, mr²/2 इंटू अल्फा। दोनों को इक्वेट करो, m इंटू r मरा, तो अल्फा क्या हो रहा है 4 म्यू जी डिवाइडेड बाई 3 इंटू r। अब
तुम्हारे पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, सो ओमेगा नॉट बाई 3 इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी माइनस होगा माइनस अल्फा टी, क्योंकि अल्फा ओमेगा के अपोजिट सेंस में है. इट इज काइंड ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन. तो 4 म्यू जी डिवाइडेड बाई 3r इंटू टी, तो यहां से हमको दिख रहा है 4 म्यू जी अपॉन 3r टी इज इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट बाई 3. तो भैया 3 ने 3 को मार दिया, 2 ने हल्का फुल्का इसको मार दिया, तो यहां से t कितना निकल के आ रहा है, ओमेगा नॉट r डिवाइडेड बाई 2 म्यू जी. इतना टाइम किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है. खत्म खेला. ठीक है, बढ़िया है सर. और देखिए और क्या है, ध्यान से देखिए. आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, अगर उसको ऐसे रखा तो हमसे कहता है इट इज फाउंड दैट एट एन एंगल थीटा द सिलेंडर स्टार्ट्स टू स्लाइड. ठीक है, व्हेन द सिलेंडर टर्न्स ऑन इट्स साइड्स, यानी कि जब ये रोल करने के हिसाब से रखा हुआ है, इट इज फाउंड दैट स्टीपेस्ट एंगल एट विच सिलेंडर परफॉर्म्स प्योर रोलिंग इज फाई. राइट, समझना. इट इज फाउंड दैट एट एन एंगल थीटा द सिलेंडर स्टार्ट्स टू स्लाइड. थीटा एंगल पे ये जस्ट अपना स्लिप करना शुरू किया है, यानी ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ रिपोज. भूल गए, जस्ट स्टार्ट का मतलब है कि जो आपका एम जी साइन थीटा है ना, वो यहां के मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर अभी अभी जस्ट हुआ है, म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर हुआ है. तो अब ये जस्ट स्लिप करना शुरू करेगा. दिस फोर्स इक्वल्स टू दिस फोर्स, इक्वेट करोगे तो ये आपस में मरेगा. और क्या तुमको दिख नहीं रहा है कि टैन थीटा जो है बेटा जी, वो आपको कहीं और लिख देते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू. अच्छा, लेकिन यहां पर आप टैन थीटा इक्वल्स टू म्यू वाला काम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये रोल कर रहा है. क्या तो आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो या फिर आप इसको क्विकली निकाल ले. हमसे चाहता है कि भैया आप फाई को बढ़ा रहे, लेकिन आप तब तक बढ़ाए इसको जब तक ये प्योर रोल करता रहे. एक लिमिट के बाद ये फिर स्लिप करना शुरू कर देगा. तो मान लीजिए आपको प्योर रोल कर रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे आपको फोर्स लग रहा होगा एम जी साइन फाई, और यहां पर आपको एक फ्रिक्शन लग रहा होगा. तो हम जानते हैं कि सर एम जी साइन फाई माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. और रोलिंग के केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, जी साइन एंगल अपॉन 1 प्लस के, और के आपको सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा 1/2. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाफ एम आर स्क्वायर, तो 1/2. अच्छा, तो यहां से हमको दिख रहा है दिस इज इक्वल टू योर एम जी साइन फाई माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ये हमको हो रहा है कितना 2/3 एम जी साइन फाई, यानी फ्रिक्शन आपको हो जाएगा एम जी साइन फाई अपॉन 3. हमको लिमिटिंग केस के लिए करना, ये हमारी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है ताकि भैया स्लिपिंग ना हो. और आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है ना भाई साहब, आपकी जो ये रिक्वायरमेंट होती है दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन विच इज म्यू एम जी कॉस फाई. तो यहां पर आपका एम जी ने एम जी को मार दिया, तो भैया tan फाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 म्यू. हमको तो लिमिटिंग केस की बात की जा रही है, यानी tan फाई इज इक्वल टू 3 म्यू. आपसे क्या पूछा, रेशियो ऑफ tan फाई बाई tan थीटा, यानी कि 3 म्यू बाई म्यू. आंसर इज 3 विच इज योर ऑप्शन नंबर सी. ये देखिए, ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 है. सवाल आपका वर्टिकल प्लेन में है और अभी सिस्टम आपको रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है. अच्छा, हमसे कहा जाता है कि ये धागा 1 है और ये धागा 2 है, ये आपको एक आइडियल पुली है. आपने धागा 1 को जला दिया, आपने इसको काट दिया. जैसे ही कट कर दिया उसके जस्ट बाद सी बी और ए की, यानी कि भैया ए बी और सी की रेस्पेक्टिव एक्सेलरेशंस क्या क्या है विथ डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, आपको बताना है. अच्छा, देखिए टेंशन के केस में कोई बात ही नहीं है. आप जैसे ही, अब समझना, ये यहां पर टोटल आपको जो वजन है वो है 3 mg, और तो ये 3 mg बेसिकली नीचे की तरफ गिरना चाहता है, यानी ये ऊपर उठना चाहता है. तो स्प्रिंग में एक इलोंगेशन है इक्विलिब्रियम में, इतना कॉमन सेंस कहता है हमको. आप जब इसको कट करते हैं ना, आप जब धागे को कट करते हैं तो धागे को, जिस धागे को कट किया है उसका टेंशन तो इंस्टेंटेनियसली 0 हो जाएगा, लेकिन उसी इंस्टेंट पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में नहीं आ जाएगा, उसमें जो इलोंगेशन था उस इंस्टेंट पे वो उतना ही रहेगा. यही इसका बेसिक अप्रोच होता है.
धागे का टेंशन क्या तो जीरो होगा जिसको आपने कट किया है, या फिर जिसको नहीं कट किया है तो उसमें टेंशन चेंज हो जाएगा। जो नहीं बदलता है वो है आपका स्प्रिंग का इलोंगेशन, यानी कि स्प्रिंग का जो स्प्रिंग फोर्स है वो उस मोमेंट के लिए वही रहता है। यानी कि हमको पहले यह जान लेना चाहिए कि इसको कट करने से पहले स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा था। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो ये वाले धागे में जो टेंशन होगा T2 वो कितना होगा? सिंपल सी बात है, आप इस पूरे को सिस्टम मान सकते थे। तो ये जो धागा है ना, इस पूरे वजन को झेल रहा है विच इज 3 mg। तो सिंपल है, T2 इज 3 mg। अगर इसमें टेंशन 3 mg है यानी इसमें भी टेंशन 3 mg है। इसका बना लो FBD, ए वाले का बना लो FBD। इस पे नीचे लग रहा है mg, ऊपर आपको लग रहा है 3 mg। इस धागे में टेंशन 3 mg है। ये अगर रेस्ट पे है यानी कि आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा 2 mg लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग में इलोंगेशन आया होगा x का, जहां पे हम कह सकते हैं कि kx जो है इसमें आपको जो kx है ना, दैट इज नथिंग बट 2 mg। इतना हमको आसानी से पता चल गया। अच्छा, अब तुम धागे को काट दो। तुमने जैसे ही धागे को काट दिया, ये अब आपको करेगा फ्री फॉल। तो भैया एक्सेलरेशन ऑफ c इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी, ये इजी था। लेकिन अब इन दोनों धागे में ना टेंशन कुछ और ही है, कितना है हमको नहीं पता। इसमें टेंशन आपको मान लीजिए T प्राइम है, तो इसमें भी टेंशन आपको T प्राइम है। अच्छा, एक बात और बड़ी ही सिंपल सी आपको समझ में आनी चाहिए कि आपने जैसे ही यहां का धागा काट दिया, राइट, तो नीचे का जो खिंचाव था वो कम हुआ, यानी यहां से जो आपको खिंचाव है ना वो कम हुआ। तो पहले जो आपने ए का FBD बनाया था, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए पे आज भी mg तो लग ही रहा है, और स्प्रिंग फोर्स का 2 mg भी लग रहा होगा, राइट। लेकिन अब जो ऊपर का खिंचाव है, क्योंकि ये वाला खिंचाव आपको कम हुआ है, तो ये जो आपको टेंशन है ना T प्राइम, अब वो पहले के मुकाबले कम है, तो ये आपको नीचे ही जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स 3 mg माइनस T प्राइम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन इस A का होगा वही एक्सेलरेशन B का भी होगा, सेम धागे से कनेक्टेड है। इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि T प्राइम माइनस इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 mg लग रहा है। सो T प्राइम माइनस 2 mg इज इक्वल टू योर 2 ma। अब इसको सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, दोनों को ऐड कर दो, ये आपको मर जाएगा। दिस इज योर mg इक्वल्स टू योर 3 ma, यानी a इज इक्वल टू g/3। यानी इसका एक्सेलरेशन g/3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका एक्सेलरेशन g/3 अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इसका एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।